जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारे सामने दे दी जाती है, हमारे दिमाग में पहले ही ये बात आ जाती है, एक काम कर लेते हैं, इसको रट के रख लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर 2 4 6 विक्रियाओं को रटने की बात आ जाए तो हम लोग आसानी से रट सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ऐसा भी संभव है कि 2 4 500 भी विक्रियाएं आ जाएं तो शायद है कि उनको हाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाए, रट सकते हैं। लेकिन जब अभिक्रियाओं की संख्या इनसे ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसी अभिक्रियाओं को रटना अपने आप में बहुत कठिन चीज़ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। देखो अभी तक जितनी अभिक्रियाएं भी हम लोगों ने पढ़ी वो सब अगर देखा जाए सेकंड पेपर से रिलेटेड थी। आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ी गई आज तक हम लोगों के द्वारा। आपने देखा एल्डिहाइड पर रिएक्शन को चेक कर लिया, एल्कोहल्स पर देख लिया, ईस्टर्स पे देख लिया। तो जितनी भी रिएक्शन हम लोगों ने देखी वो सब कार्बनिक यौगिकों पर आधारित थी। लेकिन अगर हम अकार्बनिक पदार्थों पर बेस्ड अभिक्रियाओं को चेक करें तो हम लोगों ने कोई भी ऐसा चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों की अभिक्रियाओं को सही ढंग से सम्मिलित किया गया हो। अगर अकार्बनिक पदार्थों की अभिक्रियाएं भी आई हैं तो हम लोगों ने बस 1 2 3 1 2 4 ऐसे रिएक्शंस को पढ़ रखा है केवल। लेकिन क्योंकि पी ब्लॉक चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें तो पी ब्लॉक चैप्टर में से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे पहली बात कि जो आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ आपको मिला है उसका नाम आप जानते हो कि हम उसका नाम क्या पढ़ें, ताकि अगर कभी भी अगर कोई इंफॉर्मेशन पास भी करनी हो किसी दूसरे स्टूडेंट को या बताना हो या उसको समझाना हो तो हम नाम के थ्रू अच्छा समझा सकते हैं। सोचो आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया कि जल को शुद्ध करने में किस पदार्थ का यूज किया जाता है। आप पहला काम कर सकते हैं, या तो उस व्यक्ति को अपने दोस्त को फॉर्मूला कैसे ट्रांसफर करो, बताओ कि जल को शुद्ध करने वाला पदार्थ है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, या तो इतना लंबा लाइन बोलो, शायद मेरे ख्याल से वो एक बार अगर एक साथ बोल दोगे तो समझ भी ना पाए, या फिर आप उस फार्मूले का नाम याद रखो फिटकरी। तो आप आंसर उसको 2 प्रकार से दे सकते हो, या तो फिटकरी कह के आंसर दे सकते हो उसको, और या तो मैंने वो बताया ना K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नाम पढ़ देने में ज्यादा भलाई है, उसमें से हम आसानी से एक केमिकल की पूरी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। तो पहली चीज तो पी ब्लॉक चैप्टर में हमें इस बात को तैयार रखना है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम हमें आता हो। अब दूसरी चीज क्या होती है कि कुछ बेसिक रिएक्शंस के तरीके हैं, तो उन रिएक्शन के तरीके हमें तैयार होने चाहिए। क्योंकि अगर हम रिएक्शंस को पी ब्लॉक चैप्टर में ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो बेटा बहुत सारी अभिक्रियाएं मिलने वाली हैं। तो उनमें सारी अभिक्रियाओं को तो नहीं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर अभिक्रियाओं को हल करने का तरीका भी पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर इन अभिक्रियाओं को लिखने का तरीका क्या है। तो बेटा अगर मैं चेक करना स्टार्ट करूं यहां से कि लिखी गई अभिक्रियाओं को या अकार्बनिक अभिक्रियाओं को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बेटा अकार्बनिक पदार्थों में होने वाली अभिक्रियाएं प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइडेड है। मैंने आज लिख भी रखा है इसीलिए। टाइप ऑफ रिएक्शन, ये अकार्बनिक के लिए कार्य करेगा, कार्बनिक का आज के आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। तो हमने जब भी अकार्बनिक यौगिकों पर रिएक्शन को कंप्लीट कराना चाहा, मुझे 4 प्रकार की अभिक्रियाएं मिली। सबसे पहली अभिक्रिया का अगर मैं नाम लिखूं, पहली अभिक्रिया है आयन विनिमय अभिक्रिया। बेटा इसको अंग्रेजी में अगर मैं चेक करूं तो इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज का मतलब जानते हो ना क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। तो सबसे पहला रिएक्शन अगर मैं देखता हूं अकार्बनिक में से, तो सबसे पहला रिएक्शन आता है आयन विनिमय अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। यह अभिक्रिया कब होती है बेटा? यह अभिक्रिया तब संपन्न होती है जब 2 आयनिक पदार्थ, आयनिक पदार्थ जानते हो ना, जो पदार्थ आयनों में क्या हो सके, टूट सके। जब 2 आयनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तब हम उनके बीच में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयन विनिमय अभिक्रिया।
अभी समझ में नहीं आएगा सर ये आयन विनिमय अभिक्रिया, पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले मुझे चेक कर लेने दो कितने प्रकार की रिएक्शन है ये। आयन विनिमय अभिक्रिया के बाद मैं सेकेंड नंबर पे चलूंगा। अब ये अभिक्रिया कहती है, इसको कहते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन, या जिसको हम लोग ये बोल देते हैं जल योजन द्वारा अभिक्रिया, अभिक्रिया। बेटा ये अभिक्रिया कैसी रहेगी? ये अभिक्रिया तब संपन्न होती है जब दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड आयन में टूट सकता हो और दूसरा कंपाउंड आयन में टूट ना सकता हो। उस समय हम लोग जल योजन अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि अभिक्रिया में लिखे दोनों रिएक्टेंट पदार्थ आयन में नहीं टूट पाते हैं, उस दशा में भी हम जल योजन अभिक्रिया को प्रयोग में लाते हैं। अगर मैं तीसरी अभिक्रिया की बात करूं, हमारे पास थर्ड नंबर रिएक्शन क्या है? इसको कहते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया। ये तीसरी प्रकार क्या कहते बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बेस्ड रिएक्शन। अच्छा, इन सब में से मुझे जो सबसे सरल अभिक्रिया लगती है बस यही वाली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। ये देखने में बहुत सरल रहती हैं और समझना भी इनको आसान है। लास्ट में एक प्रकार के और रिएक्शंस को चेक करते हैं। हालांकि जो चौथे नंबर पर रिएक्शन है ये अपने कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इसको कहते हैं संकर यौगिक बनाने की अभिक्रिया। कॉम्प्लेक्सिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, संकर यौगिक बनाने की अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बेटा चार प्रकार के हमारे यहाँ अगर देखा जाए अकार्बनिक यौगिकों में से रिएक्शन मिलती हैं, और चार प्रकार में से मैं इस बात को भी चेक करता हूं कि ज्यादातर अभिक्रियाएं हमारे यहाँ जो हैं वो सब इन्हीं चार अभिक्रियाओं के आसपास घूमती नजर आएंगी आपको, ज्यादातर इसी पर बेस्ड रिएक्शन रहेंगी। तो एक काम करेंगे, हम सबसे पहले एक एक प्रकार की अभिक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? आयन विनिमय अभिक्रिया। तो हम एक काम करे देते हैं, बाकी की रिएक्शंस को जब पढ़ेंगे उसको हेडिंग बनाएंगे और बाकी को छोड़ते रहेंगे। पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो दूसरी पर आ जाएंगे, दूसरी कंप्लीट कर ली तीसरी रिएक्शन पर आ जाएंगे, और सबसे पहले चेक करेंगे आयन विनिमय अभिक्रिया क्या होती है। तो स्टार्ट करें आयन विनिमय अभिक्रिया के लिए। देखो हम लोगों को दो कंपाउंड मिले और उनकी रिएक्शन करवाने के लिए कहता है पहला कंपाउंड NaOH और दूसरा कंपाउंड HCl। हमको कह देता है ये अभिक्रिया लिख दो। ज्यादातर बच्चों के मन में पहले से प्रसन्नता आ गई, अभिक्रिया जानते हैं, क्लास 10 से इस अभिक्रिया को लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभिक्रिया में से क्या होता है, नाम ही जैसा कि है आयन विनिमय अभिक्रिया। एक काम कर लेते हैं, हम दोनों पदार्थ को आयन में तोड़ने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या कहते हो, अगर इस पदार्थ को आयन में तोड़ा जाए, ये क्षार है और आपको ये पता होना चाहिए कि Na पर प्लस आयन और OH पर कैसा आयन होता है? माइनस। इसलिए भी क्यों, NaOH क्षार है और क्षार पदार्थ के OH पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और बेटा HCl को अगर आयंस में ब्रेक करते हैं तो H पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब अभिक्रिया करने का तरीका क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, और इसका नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट इसके पॉजिटिव चार्ज पार्ट से जुड़ेगा। अभिक्रिया आपको ध्यान दे पा रहे हो ना कि जब भी कोई दो पदार्थ की अभिक्रियाएं हुई, आयन विनिमय अभिक्रिया हुई, दोनों पदार्थ आयन में टूटने वाले होने चाहिए। और आयन में टूटे तो टूटता कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज रखता है भाग और अदर पार्ट कैसा रखता है? नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन का तरीका है पहले वाले के पॉजिटिव को दूसरे वाले के काहे से जोड़ना है? नेगेटिव से, और पहले वाले के नेगेटिव को दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। तभी आपने इस बात को देखा और आसानी से पहचान गया कि सर H पर प्लस चार्ज है और OH पर कैसा चार्ज है? माइनस। तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अभी आप लोग सोच के इस बात को बता सकते हो, क्या कहते हो, H प्लस अगर OH के साथ जुड़ेगा जाके तो इसका प्लस चार्ज खत्म, उसका माइनस चार्ज खत्म। भाई माइनस चार्ज प्लस चार्ज क्यों खत्म, इसका भी रीजन है। OH माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और H प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जो OH माइनस चार्ज के पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के H प्लस चार्ज को क्या कर देगा? दे देगा।
तो H+ की कमी पूरी हो गई और जो OH के पास रिक्तता थी वो भी समाप्त हो गई। तो क्या कहते हो, अगर H+ OH के साथ कनेक्ट होगा बेटा, क्या बनाकर तैयार करेगा? पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा H2O। भाई एक H एक OH के साथ जुड़ेगा तो H2 हो गए, O एक हो गया, H2O बन गया। क्या कहते हो, अदर कंपाउंड क्या बचा? NaCl। तो हमने यहां पे लिख दिया NaCl और रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से आयन विनिमय विक्रिया में आयनों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान कैसे हुआ? पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ कनेक्ट हुआ और इधर दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ कनेक्ट हुआ। आयन ने एक दूसरे पर बदलाव कर लिया कि हम आपका माइनस रख लेते हैं, दूसरे ने कहा कि हम आपका माइनस रख लेते हैं। अभी मैं इसी में से क्रम में आगे चलूंगा तो मेरे पास एक और रिएक्शन है। देखो बेटा, मैंने क्षार को बदल दिया यहां, अब मैं एसिड को भी चेंज करूंगा। बेटा एसिड मेरे पास आया HNO3। यार ये क्या कह रहे हैं कि इसका नाम जानते हो ना, सोडियम क्लोराइड। क्यों? इसका प्रीफिक्स नेम है सोडियम और इसका सफिक्स नेम है क्लोराइड। तो क्लोराइड पढ़ेंगे तो सोडियम क्लोराइड पूरा नाम हो गया। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो बेटा आयन में इसको भी ब्रेक करना आना चाहिए। अगर K पर प्लस चार्ज है, OH पर माइनस चार्ज है, H पर प्लस, NO3 पर माइनस। हाँ, हम प्लस माइनस लगाए दे रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर तुमको ऐसा लगे कभी कि सर जी हमने आज तक ये प्लस और माइनस चार्ज टूटना नहीं देखा है कि किस पर प्लस चार्ज आएगा किस पर माइनस चार्ज आएगा, हालांकि इंटरमीडिएट के लेवल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये थोड़ी से गलत बात है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी तुमको प्रॉब्लम आता है कि सर जी हम प्लस और माइनस चार्ज में नहीं जान पाते कौन सा प्लस में टूटेगा कौन सा माइनस में टूटेगा, तो फिर उसका भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। एक दिन हम बहुत सारे आयन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उनको लिख देंगे और बहुत सारे आयन जो निगेटिव चार्ज रखते हैं उनको भी लिख देंगे। तो उसको देखने से तुमको ये पता चलता रहेगा कौन सा पॉजिटिव में टूटा और कौन सा निगेटिव में टूटा। और वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो, OH पे निगेटिव चार्ज 1 होता है और इधर H पर पॉजिटिव चार्ज 1 होता है। अभी इसको स्टार्ट करेंगे बेटा तो देखो कैसे हल करेंगे। K पर प्लस चार्ज है ना, तो ये K प्लस चार्ज किसके साथ जुड़ेगा? NO3 माइनस के साथ। क्यों? इस पर प्लस है तो ये माइनस वाले के साथ कनेक्ट होगा और ये H प्लस जो है ये OH माइनस के साथ कनेक्ट होगा। तो तू पहले से भी जानते थे ये H प्लस और ये OH माइनस आयन एक दूसरे से मिल जाते थे और क्या बनाते थे? H2O। ये तो करते थे। या ऐसे कह सकते हैं H प्लस और OH माइनस कैंसिल हो गया और जल बना लिया इन लोगों ने। अभी मैं चेक करता हूं कि मेरे पास और दूसरा केमिकल क्या बचा है। इधर बचा K और इधर बचा NO3, तो हम इन दोनों को लिख देंगे KNO3। वैसे K पर प्लस था, NO3 पे माइनस था, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के आवेश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला नेक्स्ट नंबर पे रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन देखो थोड़ा सा अलग। रिएक्शन कैसे? अब मेरे पास एक क्षार है NaOH। बेटा इस पर अभिक्रिया करवाएंगे हम लोग किसकी? H2SO4 की। अब H2SO4 का मतलब है, देखो दो चीजें हैं। H2SO4 की क्रिया दो माध्यमों में होती है। आपको भी सर दो माध्यमों का मतलब है, सिंगल H था तो अभिक्रिया का सिंपल फॉर्म चल रहा था, लेकिन अभी यहां कितने H आ गए? दो। अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है और दोनों प्रकार को चेक करते हैं। पहली रिएक्शन वो ऊपर की ओर और दूसरी रिएक्शन कहां? नीचे की ओर। ये ऊपर वाली रिएक्शन तब लिख के आनी है जब वातावरण कैसा हो? ठंडा, और अम्ल या क्षार कैसा लिया गया हो? तन। फिर से ध्यान रखना है तुम लोगों को, वातावरण कैसा होना चाहिए? ठंडा, और अम्ल या क्षार कैसा लिया गया है? तनु। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है मैं बताऊं। इस सिचुएशन में NaOH पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो H2SO4 है ये पूर्ण रूप से आयन में ब्रेक नहीं हो पाता। कैसा आयन में ब्रेक होता है? इसके दो H में से केवल एक H आयन में ब्रेक हुआ और बाकी क्या बचा? HSO4। इस पर कैसा चार्ज आया? माइनस। मतलब दोनों H अलग नहीं हुए। और दूसरा कब होता है? जब वातावरण कैसा हो? गर्म, और केमिकल कैसे हो? सांद्र। सांद्र का मतलब समझ रहे हो ना? गर्म और सांद्र। सांद्र का मतलब है पावरफुल स्टेट में, वाटर की अमाउंट कम, एसिड की अमाउंट, बेस की अमाउंट ज्यादा। अभिक्रिया कैसे होगी? उस दौरान ये H2SO4 जो है कंप्लीटली आयनों में टूटता है। दोनों हाइड्रोजन आयन में टूट गए और बचा केवल कौन? SO4 डबल माइनस।
अभी कहोगे सर ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया, इस पे माइनस चार्ज 1 था, इस पर माइनस चार्ज क्या हो गया 2, क्यों आया ऐसा, समझ पाए इसको। एक H अलग हुआ था जब, तो एक H प्लस आया था, तो HSO4 पर भी माइनस चार्ज 1 था। अब दोनों H ब्रेक हो गए तो एक H पे एक प्लस चार्ज, दो H पर दो प्लस चार्ज। अगर इस पूरे भाग पर 2 प्लस चार्ज है तो इस पूरे भाग पर 2 माइनस चार्ज भी होना चाहिए। अब नीचे वाली अभिक्रिया में कंपाउंड कैसे रिएक्शन करेगा, ऊपर वाली अभिक्रिया से कैसे कंपाउंड रिएक्शन करेगा, इसको देखेंगे। बेटा चेक करना, ये किसको तोड़ के लिखा है तुमने, H2SO4 के, होगा क्या Na, इधर Na भी तो टूटेगा। अभी पहले NaOH की ऊपर वाले हिस्से से अभिक्रिया करवाते हैं। देखो Na प्लस है तो ये किससे अभिक्रिया करेगा, HSO4 से अभिक्रिया करेगा और पहला कंपाउंड बनाएगा NaHSO4। समझ पा रहे हो बेटा क्या है। अब दूसरी रिएक्शन में चेक करेंगे, OH, पहले तो उसी रिएक्शन में चेक करें, OH किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ जुड़ेगा तो बना डालेगा H2O। नीचे वाली अभिक्रिया देखना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आपके सामने अभिक्रिया आ जाएगी। ध्यान दे देखो बेटा, अभी मैंने इस रिएक्शन करवाई, Na की अभिक्रिया किससे करवानी चाहिए, SO4 से। अगर मैं एसिड को ऊपर वाले भाग पर, तो रिएक्शन लिख गई मेरी। अगर एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ हो, पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन ब्रेक कर दिए हो, ऐसा कब होगा, गर्म और सांद्र अवस्था, तो अभिक्रिया कैसी होगी इसको चेक करेंगे। तो बेटा Na पर एक प्लस चार्ज है और H2SO4 को इस हिसाब से ब्रेक करके SO4 पर डबल माइनस चार्ज लगा दिया गया। जैसे ही मैंने Na प्लस चार्ज को वहां भेजा, मैं इस बात को तुरंत समझ गया कि यार इसके पास तो एक प्लस चार्ज है, इसके पास डबल माइनस चार्ज है, तो अभी रिएक्शन तो कंप्लीट होने वाली नहीं। कहने का मतलब यह है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की भूख है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ऐसा रिएक्शन बनेगा नहीं। हम करें क्या, देखो अगर डबल माइनस चार्ज है तो हमें प्लस चार्ज भी कैसा बनाना चाहिए, डबल। और अगर डबल प्लस चार्ज बनाना चाहिए तो हमारे पास तो Na एक ही है, हमें कितने Na इस्तेमाल करने चाहिए, 2 Na इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, SO4 के पास एक Na नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर एक Na भेजते तो एक माइनस चार्ज को खत्म कर पाएगा, तो हम 2 Na भेजेंगे और केमिकल कंपाउंड बनेगा Na2SO4। अभी सोचो, ये बात तो इधर सिंपल हो गई। अब सोचो OH पे एक माइनस चार्ज था ना, H पर भी एक प्लस चार्ज था, लेकिन H है कितने, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे एक H एक OH मिलकर वाटर बनाता है, एक H एक OH मिलकर वाटर बनाता है, तो बेटा अब 2H है, OH भी कितने होने चाहिए, 2। अगर एक H एक OH मिलकर 1H2O बना सकता है तो 2H 2OH मिलकर 2H2O बनाएंगे, तो हम इसको साथ में लिखेंगे 2H2O। नॉर्मली जब आपसे रिएक्शन कहेगा आप कौन सी लिखोगे, नीचे वाली। जब भी आपसे कहेगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि बस इतना कह देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, तो बस आप इतना ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि हमें रिएक्शन नीचे वाली लिखनी है। ऊपर वाली रिएक्शन तब कहेगा जब आपको सिचुएशन दे देगा, कहेगा क्या होता है जब ठंडे और तनु NaOH की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है, तो फिर आप उसको ध्यान दोगे नहीं हमें ऊपर वाला रिएक्शन लिखना है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अभी इसी टाइप की एक और रिएक्शन को सॉल्व करते हैं आगे। अब कैसे आगे सॉल्व करते हैं इस बात को ध्यान देना। देखो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है KOH। अब बेटा KOH की अभिक्रिया हमको करवानी है H2CO3 से। तो KOH की H2CO3 से अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले इसको आयन में ब्रेक करते हैं। इसको तो आयन में ब्रेक कर लिया, K पर प्लस OH पर माइनस, ये दो प्रकार से आयन में ब्रेक हो सकता है। पहला H पर प्लस चार्ज और HCO3 पर माइनस, और दूसरा ये कैसे ब्रेक हो सकता है इसको ध्यान देते हैं। अलग रिएक्शन लिख लें उसके लिए, KOH प्लस H2CO3 अलग रिएक्शन देखो लिखते हैं कैसे। एक बार ब्रेकिंग आयन की पहले के हिसाब से होगी और तीर के निशान के ऊपर लिख दिया गया ठंडा तथा तन, तो आयन ऐसा टूटेगा। सोच समझ के जवाब देना। अगर ये आयन में ऐसे टूटेगा तो K किससे अभिक्रिया करेगा, HCO3 से। पहला केमिकल कंपाउंड बनेगा KHCO। बेटा मैं क्या सोचता हूं, K ने तो HCO3 से अभिक्रिया कर लिया,
एच किससे, ओ एच सॉरी किससे विक्रिया करेगा, एच से। अगर ओ एच एच से करेगा तो तुमको सबको पता है क्या बनेगा, H2O। नीचे रिएक्शन में देखते हैं कब, जब K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, और H2CO3 में दोनों H आयन में टूट जाएंगे, और उधर CO3 डबल माइनस चार्ज रखेगा। क्या बोलते हो अभी तुम लोग कि क्या सब कहते हो, K एक K प्लस, क्या CO3 डबल माइनस से विक्रिया करने के लिए ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा। क्यों, इसके पास प्लस चार्ज 1 है, तो इसके प्लस प्लस चार्ज 2 बनाने के लिए इस पे से दो का क्या करवा दे, गुणा। उससे होगा क्या, एक के अगर एक प्लस रखता है तो दो के दो प्लस रखेंगे, और वो CO3 के साथ कनेक्ट होगा जाके, तो ये बनाकर तैयार करेगा K2CO3। अगर K2CO3 बनाकर तैयार करेगा, भी एक बात और सोचेंगे, OH भी तो दो हो गए, अब दो OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो बनाकर तैयार करेगा 2H2O। बेटा अभी ये वाली बात समझ में नहीं आई कि आयनों का टूटना इस जगह पे दो प्रकार का है, एक तनु और ठंडे वातावरण में, और एक सांद्र और गर्म वातावरण में। समझ पा रहे हो ना बेटा इस चीज को कि कब कब ब्रेक करना है। अभी एक और रिएक्शन को चेक करेंगे यहीं पे, कैसे रिएक्शन को चेक करेंगे, अब क्षार को चेंज करके देखते हैं। बार बार क्षार वही आता चला जा रहा है, कोई बेस भी चेंज कर लें। तो इस बार क्षार बेटा चेंज हो गया है AlOH का होल थ्राइस, और इसकी अभिक्रिया हमको करवानी है HCl से। अब HCl से अभिक्रिया करवाएंगे, इसमें से होगा क्या, देखो किसी में से क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है। मैं बताऊं, Al और OH को ब्रेक करोगे, मैं रफ में बता रहा हूं तुम लोगों को, Al पर ट्रिपल प्लस आएगा और 3OH पर आएगा माइनस। अभी आगे चलेंगे, HCl को भी ब्रेक करेंगे, H पे प्लस चार्ज आएगा और Cl पर आएगा माइनस। मतलब इसको भी आयन में तोड़ दिया, उसको भी आयन में तोड़ दिया, विक्रिया करवाएंगे। क्या लगता है Al किसके साथ कनेक्ट होगा और OH किसके साथ कनेक्ट होगा। पहले बात तो इस पर होगी कि Al ट्रिपल प्लस है और Cl सिंगल माइनस है। क्या एक Al एक Cl के साथ जुड़ सकता है, एक Al एक Cl के साथ कैसे जुड़ेगा, तो क्योंकि ट्रिपल प्लस चार्ज है, एक Al एक Cl के साथ जुड़ ही नहीं सकता। कम से कम कितने Cl चाहिए, 3, तब तो 3 माइनस चार्ज बनकर तैयार होगा जाके। तो इस कंपाउंड को कैसे कंप्लीट करेंगे, AlCl3। अभी आगे हल करेंगे और अच्छा ये बात बताओ, Cl 3 कर दिए क्या, अगर तुमने Cl को 3 किया होगा, इसका मतलब HCl पर 3 का क्या किया होगा, गुना। तो अगर Cl 3 हुए तो H भी तो 3 हो गया, अगर H 3 हो गया तो 3H 3OH मिलकर क्या बना डालेगा, 3H2O। अगर 1H 1OH मिलकर 1H2O बना सकता है, 2H 2OH मिलकर 2H2 बना सकता है, तो 3H और 3OH मिला के बना सकता है 3H2O। बेटा एक और रिएक्शन को चेक करेंगे, देखो इस वाले भाग पर मेरे पास एक पदार्थ है CaOH होल ट्वाइस। बेटा CaOH का होल ट्वाइस ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है, और इस पर मुझे क्या करवाना है कि हम लोगों ने इस पर एक रिएक्शन करवा रखी है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड की। क्या कहते हो रिएक्शन का, सबसे पहले आयन में ब्रेक कर लेते हैं इसको। Ca पर रहेगा डबल प्लस और 2 OH है ना, तो 2 OH पर रहेगा माइनस। ये तो CaOH के होल ट्वाइस को ब्रेक कर लिया। अभी ब्रेक करेंगे HNO3 का, तो आप HNO3 को पहले ब्रेक कर चुके हो, H पर प्लस चार्ज और NO3 पर माइनस। क्या कहते हो Ca किसके साथ कनेक्ट होगा और H किसके साथ कनेक्ट होगा। अभी इसे अंदाजा लगा लो, दो जगह से अंदाजा लगा सकते हो। क्या बेटा बताओ, अभी तक तुमने देखा एक H एक OH से कनेक्ट होता था, एक तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो, 2 OH है तो 2 H चाहिए हमको कनेक्ट करने के लिए, एक तो वहां से अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा Ca पर डबल प्लस है और NO3 पर सिंगल माइनस है, तो क्या एक NO3 से Ca का काम पूरा हो जाएगा, तो नहीं पूरा होगा, हमें कितने NO3 भेजने पड़ेंगे, 2। इसका मतलब Ca अकेला रहेगा और NO3 रहेंगे 2, बनाएगा CaNO3 का होल
ट्वाइस, और क्योंकि NO3 दो रखे गए इसका मतलब है यहां पर 2 का क्या कर गया है, गुणा या बैलेंस किया गया है 2 से। अगर 2 से बैलेंस किया गया, 2 का मल्टीप्लाई NO3 पर भी है और 2 का मल्टीप्लाई H पर भी है। अब देखो अभिक्रिया करने का तरीका, 2H2OH इधर मिल जाएगा, बनाकर तैयार करेगा 2H2O। तो बेटा ये वो रिएक्शन है जो आयन पर बेस्ड रिएक्शन होती है, जिनमें से दोनों कंपाउंड, दोनों रिएक्टेंट आयन में आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर इसी पर बेस्ड एक और चीज को देखते हैं। बेटा अगर आयन विनिमय रिएक्शन में मैं अगला रिएक्शन चेक करता हूं, हमारे पास एक रिएक्शन है AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4। अगर हमें इन दोनों पर रिएक्शन करने के लिए आ जाए, और हाँ ये भी उसने नहीं दिया है हम लोगों को कि गर्म वातावरण में करानी है कि ठंडे वातावरण में करानी है, जैसे ही ये नाम नहीं देता है हम लोगों को, अपने दिमाग में एक बात आ जाती है कि गर्म और सांद्र वातावरण वाली अभिक्रिया लिखनी है। अगर हमको सिचुएशन देगा कि ठंडे और तन वाली बात, तो हम पार्शियली आयनाइज करेंगे, लेकिन अगर हमको सिचुएशन नहीं देता है तो हम फिर H2SO4 को पूर्ण रूप से आयन में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तरीका देखना इसका, थोड़ा सा अभिक्रिया कठिन लग सकती है। बेटा Al पर कितना प्लस चार्ज देते थे, ट्रिपल प्लस चार्ज, और OH कितने हैं, 3OH माइनस चार्ज। अभी रिएक्शन में से क्या करेंगे कि H2SO4 को भी आयन में तोड़ते हैं, तो 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। बेटा विक्रिया करवाओ जरा, देखो Al किसके साथ जुड़ना चाहिए, SO4 के साथ। अभी आप लोगों को ध्यान देना है, ट्रिपल प्लस चार्ज है, डबल माइनस चार्ज है। अगर इसके साथ फॉर्मूला बने तो Al कितना रहना चाहिए, SO4 कितना रहना चाहिए, जो दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो ट्रिपल प्लस है और डबल माइनस है, एक प्लस चार्ज अभी एक्स्ट्रा फॉर्म में रह जाएगा। तो क्या कहते हो तुम लोग की कैसे करवाएं विक्रिया को? तो या तो दो काम कर सकते हो, या तो अपने दिमाग से इतनी बात को विचारों पर लाओ, कैसा कि हम इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको कितने से गुना कर देंगे, 2 से। या फिर अगर ये बातें दिमाग में ना आए, कैसे बेटा, अगर इसको 3 से गुना करोगे तो 3 का गुना हो गया 2 में, 3 दूना 6 रिचार्ज हो गया। इस पे 2 से गुना कर दिया तो 2 का गुना 3 पे हो गया तो भी 6, लेकिन ये 6 हुआ धन चार्ज और ये 6 हुआ ऋण चार्ज, बैलेंस है। तो क्या बनेगा, Al2 और SO4 के साथ 3 का गुना है क्या, SO4 का होल थ्राइस। बेटा अब कभी कभी क्या होता है, दिमाग में ये सारी बातें उस समय नहीं आ पाती हैं, तो प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है कि हम शायद ना बना पाए उसको। इसको हल कैसे करेंगे जब हम ये बातें ना सोच पाएंगे। अच्छा बताओ, देख के Al के ऊपर कितने प्लस चार्ज हैं, अगर हम ना जान पाए कि यहां 3 का गुना और यहां 2 का होना है, तो हम Al पर ट्रिपल प्लस चार्ज है ना, तो बेटा यहां 3 लिख दिया। SO4 पर कितना ऋण चार्ज है, तो SO4 लिख के यहां लिख दिया 2, और बेटा तिरछा गुना करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। Al का मल्टीप्लाई हुआ 2 से Al2, SO4 का 3 से हुआ SO4, तो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी ध्यान देने वाली बात है, Al2 लिखा है, इसका मतलब Al पे 2 का गुना, SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब SO4 पर गुना कितने का होना है, 3 का। बेटा ध्यान से देख के बताओ, अगर 3 का गुना हुआ होगा तो देखो यहां पर एक चीज, अगर 3 SO4 हुआ तो 6 H प्लस आयन होगा, क्योंकि गुना तो इसमें भी 3 का होगा, और इसमें 2 का होगा तो 2 इधर हुआ तो 2 3 6 OH हो गया। अब बेटा 6 H प्लस और 6 OH माइनस आयन तो आपस में इकट्ठा हो जाएगा और क्या बना डालेगा, 6 H2। तो ये वो विक्रियाएं हैं जिनमें से रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको ध्यान से, कि बैलेंसिंग किस टाइप से, मैंने इसको नहीं मिटाते। हाँ, इन रिएक्शंस में एक बात बहुत विशेष ध्यान रखनी है हमेशा, कि कभी कभी रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा बनकर आएगा, NH4OH। कभी कभी रिएक्शन के लास्ट में जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट NH4OH बन के आ गया, तो उस समय बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट में NH4OH को नहीं लिखना है। तो नंबर आएगा सर जी NH4OH को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NH4OH को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है।
NH4OH की जगह पे NH3 को लिखना है और NH4OH की जगह पर किसको लिखना है, H2O को। एक तो ये बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि कभी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का नाम NH4OH ऐसा कुछ आ जाए, प्रोडक्ट का नाम कैसे पढ़े इसका, NH4 को अमोनियम कहते थे, प्रीफिक्स नेम है, और OH का सफिक्स नेम लगेंगे तो हाइड्रोक्साइड, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके मिलेगा, हम तुरंत इसको अमोनिया लिख लेंगे और जल लिख लेंगे। पूछा ऐसा क्यों लिख लिया, तो बेटा हम इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया और जल लिख लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही रिएक्शन होती है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड क्या करता है, बनता तो है NH4OH, लेकिन जल्द ही ये अपने अंदर से अमोनिया गैस को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अगर अमोनिया गैस को बाहर कर दिया तो बचा क्या इसमें, मतलब NH4OH बना और तुरंत डिकम्पोज होकर अमोनिया और जल में टूट गया। तो सोचो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बर्तन में बचा होगा, नहीं। अब वो ब्रेक होकर दो केमिकल्स में डिवाइड हो गया, NH3 और H2O। इसलिए हम लोगों को जब भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में NH4OH मिलेगा, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम NH4OH नहीं लिखने वाले हैं और उसकी जगह पे क्या क्या लिखने वाले हैं, NH3 प्लस H2O। जैसे अब बात आएगी सर जी हमको एक रिएक्शन पता चल जाती है ऐसी तो ज्यादा अच्छा था, एक रिएक्शन चेक कर लेते उसमें से। तो बेटा हमारे पास एक कंपोनेंट है, जैसे मेरे पास कंपोनेंट क्या है, हमारे पास कंपोनेंट है कि हमारे पास NH4Cl है और मैंने इसको जल पर घोला, और जल पर घोला तो बेटा आसानी से इस बात को समझ सकते हो, या जल पर नहीं घोला तो इसको एक दूसरे कंपोनेंट के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं NaOH के साथ। ये फेमस रिएक्शन है, क्या कहते हैं, NH4 पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस, Na पर प्लस OH पर माइनस। रिएक्शन करवा पाओगे, NH4 किससे कनेक्ट होना चाहिए और Na किससे कनेक्ट होना चाहिए, तो पहले NaCl और फिर NH4OH। लेकिन तभी हमारे दिमाग में ये बात आ गई, अरे NH4OH को तो लिखने से सर जी ने मना किया था कि H को मत लिखना। हाँ तो वही काम करते हैं, इस NH4OH को नहीं लिखते हैं और इस NH4OH की जगह पर क्या लिखते हैं, तो हम इस जगह पे लिखते हैं NH3 प्लस H2O। फिर बताओगे, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना समझ में आया हो। NH4OH एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो स्वतः डिकम्पोज होकर अमोनिया गैस और जल में टूट जाता है। तो बना यहां NH4OH ही होगा, लेकिन वो डिकम्पोज होकर NH3 और H2O में टूट गया। अब मेरे दिमाग में एक और बात आती है, क्या सर जी और भी कोई ऐसा केमिकल है जिसको हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हाँ और भी केमिकल हमारे पास है। हमारे पास एक केमिकल है H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल है क्योंकि अम्ल है, कायदे से हमारे हिसाब से तो ये प्रयोगशाला में होना चाहिए। लेकिन अब आप प्रयोगशाला में जाना अपने स्कूल की, कॉलेज की, और प्रयोगशाला में जब भी जाओगे आप एसिड की को चेक करना सेल्फ में। आप एसिड को चेक करोगे H2SO4 मिलेगा, आप एसिड में से चेक करोगे HNO3 मिलेगा, HCl मिलेगा, तरह तरह का एसिड आपको मिलेगा। लेकिन आप जब ढूंढोगे आपको ज्यादातर परसेंटेज इस बात का है कि ये एसिड नहीं मिलेगा। ये एसिड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी स्टेबल नहीं है। और तब एक बात दिमाग में आ जाती है, अगर इस एसिड की हमें जरूरत पड़ जाए हम क्या करते, एक सेकेंड रुकते हैं, पहले इसको देखते हैं फिर बताएं क्या करते हैं। H2CO3 स्टेबल नहीं है तो ये टूट जाएगा दो भागों में, पहला भाग टूटेगा H2O और दूसरा भाग टूटेगा CO2। और जैसे टूटा तो H2CO3 दो भागों में टूट गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको बनाएं कैसे। बेटा जल में किस गैस को घोल दें, कार्बन। अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल देते हैं तो H2CO3 बन जाएगा। लेकिन इसको यूज में कैसे करेंगे, जैसे हमें अभिक्रिया करवानी है H2CO3 की, हम इसको जल में CO2 घोल के तुरंत बनाएंगे H2CO3, तुरंत अभिक्रिया में डालेंगे, यूज करेंगे, जितना H2CO3 रह जाएगा उसको फेंक देंगे। क्यों, क्योंकि अगर उस H2CO3 को तुमने रखा भी रहने दिया तो उसके अंदर से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और केवल आपके पास बचेगा क्या, जल। तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं, उसको यूज करें और यूज करने के बाद जितना भी बचे उसको फेंक दें, कोई भी जरूरत नहीं है। तो H2CO3 का समझ गए,
कैसे यूज करना है कि जब NH4OH बनता है उसको हम डिकम्पोज करते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में NH4Cl नौसादर बना है और आपको यह पता चल जाए कि नौसादर अभिक्रिया में बना तो है लेकिन इस दौरान अभिक्रिया का टेम्परेचर बहुत अधिक था, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे नौसादर को जनरली नहीं ब्रेक करना है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए अभिक्रिया में नौसादर बना और अभिक्रिया का ताप कैसा है, अधिक है, अगर ऐसा पता चल जाए, जब तक पता नहीं चलता आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि अभिक्रिया करवाई गई और इस दौरान अभिक्रिया का ताप कैसा था, बहुत अधिक था, तो ताप बहुत अधिक होने पर भी NH4Cl को दो भागों में ब्रेक करना है, पहला NH3 और दूसरा HCl। लेकिन यह सिचुएशन तब उत्पन्न होगी केवल जब आपको यह पता चल जाए कि अभिक्रिया का टेम्परेचर कैसा था, अधिक था। और अभिक्रिया का टेम्परेचर कब अधिक होगा, जब अम्ल प्रबल होगा। यह ध्यान रखना, प्रबल और सांद्र होगा। दुर्बल अम्ल में इतनी क्षमता नहीं कि वो अभिक्रिया के टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा सके कि नौसादर अलग अलग भागों में टूट जाए। प्रबल अम्ल की उपस्थिति ही और सांद्र अम्ल की उपस्थिति ही नौसादर को अलग अलग अवयवों में तोड़ सकती है, बाकी अवयवों में तोड़ सकती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। रिएक्शन में बने तीन प्रकार के पदार्थ, पहला NH4OH, दूसरा H2CO3, ये आसानी से डिकम्पोज होने वाले पदार्थों में से हैं। लेकिन जो पदार्थ NH4Cl है ये उच्च ताप पर ही अपघटित होता है, ऐसे जनरली अपघटित होने वाला नहीं है। तो एक आयन विनिमय रिएक्शन पर और इस बात को चेक करते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करें। देखो बेटा, NH4 का होल ट्वाइज CO3 प्लस HCl, तो हमारे पास ये अभिक्रिया है। इसमें से NH4 का होल ट्वाइज CO3, इसको कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिकम। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान देने वाली बात है। अब अगर इन दोनों पदार्थों की अभिक्रिया करवाई जाए तो मैं क्या सोचता हूं, देखो NH4 कितने हैं, 2 हैं, प्लस चार्ज लगेगा और CO3 पर लगेगा डबल माइनस। बेटा इधर चेक करेंगे तो H पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज। अभिक्रिया करवाएं, तुमको क्या लगता है अभिक्रिया में एक NH4 पर एक प्लस चार्ज, 2 NH4 पर डबल प्लस, तो ये 2 NH4 जो है ये अभिक्रिया करेगा Cl से। अभी ध्यान रखने वाली बात है, NH4 पर प्लस चार्ज था और Cl पर कैसा चार्ज था, माइनस, तो पहला कंपाउंड बनेगा NH4Cl। अदर कंपाउंड को चेक कर लेते हैं। H किससे अभिक्रिया करेगा, CO3 से। सबसे पहला काम है CO3 पर डबल माइनस, H पर सिंगल प्लस, क्या अकेला H CO3 के साथ जुड़ जाएगा, नहीं, तो कितना H चाहिए, 2 H चाहिए, तो हम इसको देंगे H2CO3। अभी क्या प्रॉब्लम आने वाली है, H2CO3 तो लिखना ही नहीं था, तो एक काम कर लेते हैं, H2CO3 जब लिखना नहीं था हमको तो इस H2CO3 को मिटाते हैं और उसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, H2O प्लस CO2। इसको आप ब्रेक ना करें। इसको कब ब्रेक करें, जब आपको खुद यहां दे दिया जाए कि अभिक्रिया का ताप काफी ज्यादा है, उच्च ताप पर होती है या ऊर्जा जनरेट करती है या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जब आपको इस प्रकार से कुछ बात की जाए तभी आप इस पदार्थ को अवयवों में ब्रेक करें। इस पदार्थ को तब तक अवयवों में नहीं ब्रेक करना है जब तक आपको ये प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। किस प्रकार की, कह दे अभिक्रिया उच्च ताप पर संभव है, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या अधिक ताप की आवश्यकता होती है या गर्म करने पर या ऊष्मा, जब तक ऐसी बातें ना आ जाएं आप NH4Cl को तब तक ना ब्रेक करें। लेकिन जैसे ही आ जाए कि अभिक्रिया प्रबल ऊष्मा क्षेपी है, मैं समझ गया, मैं NH4Cl को भी 2 भागों में ब्रेक कर देता। कौन कौन से भाग में, NH3 और HCl के पार्ट में। तो एक काम करते हैं, इस बात को अगर आप नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लें इसको।